आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। चाहे आप यूपीएससी के पेपर ले लीजिए, पीसीएस के ले लीजिए, या अन्य परीक्षाओं के ले लीजिए, आप जब इनको एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा कि इस टॉपिक से, इस सिंगल टॉपिक से बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते रहे हैं। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास अनुसूचियों से। पहली देखिए, अगर मैं बात करूं कुल अनुसूचियों की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि संविधान जब बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन आज हमारे पास में अनुसूचियों की जो संख्या है वह है 12। तो 4 अनुसूचियां बड़ी हैं, तो यहां लिख देता हूं 8 + 4। बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कतई भी नहीं भूलेंगे आप। एक बार टॉपिक को पढ़ने के बाद में किसी भी पेपर में जाके बैठ जाना, आप आराम से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला जो है, पहली, दूसरी और तीसरी, उनके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, आरपीएस। इसको आप याद रखेंगे, यानी 1 से आर, 2 का पी और एस से 3। आरपीएस क्या है? अब 1 बाई 1 सारी अनुसूचियों को समझते हैं। देखिए, अगर मैं अनुसूची नंबर 1 की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है राज्यों के नाम व उसकी सीमाएं। भाग नंबर 1 भारतीय संविधान का बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भारत के बारे में बताता है। लेकिन अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि राज्यों के नाम क्या हैं। तो ये कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं अनुसूची नंबर 1 में। ऐसा क्यों? संविधान में जो भी जरूरी चीज़ें दर्ज नहीं कर पाए उसको अलग से दर्ज किया गया अनुसूचियों में, तो ये वही है। तो पहली अनुसूची में क्या मिलेगा आपको? राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र है, सीधा सीधा। तो पहली आप याद रखेंगे, पी, परिलब्धियों, भत्ते, इनके बारे में जिक्र है अनुसूची नंबर 2 में। और अनुसूची नंबर 3 में जिक्र है शपथ का, यानी ओथ, जो शपथ ली जाती है। अब अनुसूची नंबर जो 2 है, किसकी परिलब्धियों की चर्चा की गई है, और अनुसूची नंबर 3 में किसकी शपथ लेने की चर्चा की गई है? क्या राष्ट्रपति की चर्चा की गई है? तो चलिए अनुसूची नंबर 2 को समझते हैं, फिर अनुसूची नंबर 3 को समझते हैं, फिर देखेंगे इनमें कौन से पद कॉमन हैं। तो अनुसूची नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुसूची नंबर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पे लिखा हुआ है परिलब्धियों पर भत्ते हैं, इस तरीके की सैलरीज वगैरह लिखी हुई हैं। तो किन किन की लिखी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, आपको 9 चीज़ें याद रखनी है गिनती की। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, क्योंकि 2 सदन है। संसद की बात करिए, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या क्या है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो तीनों की बात की गई है। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। अब राज्यों में आ जाइए, ये तो सेंटर की बात रही, केंद्र की। राज्यों में क्या है जी? तो राज्यों के राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य में राज्यपाल। राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति। देखिए, विधानमंडल का मतलब क्या होता है वह समझ लीजिए। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाकर विधानमंडल कहते हैं। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, बहुत ऐसे हैं जिनमें नहीं है। तो जिनमें नहीं है उनको तो विधानसभा ही बोला जाएगा, और जिनमें दोनों हैं उनको आप एक ही शब्द में विधानमंडल कह करके संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए मैंने विधानमंडल लिखा है। अध्यक्ष, अच्छा
इसके 2 सदन अगर लगाएंगे तो 9 बनेंगे, नहीं तो 8 बनेंगे वैसे, ठीक है ना। हाँ, तो राज्य विधानमंडलों के यानी राज्य विधानसभा जो होगी उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्य की विधान परिषद जो होगी उसके सभापति और उपसभापति। जब हम राज्य का विधानमंडल पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे राज्य सरकार में कि विधान परिषद कैसे कैसे बनती है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और उसके अलावा कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये 9 पद है मोटा मोटा, अगर इनको 2 लगाएं तो हम 9 चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा आपने उपराष्ट्रपति तो बताया ही नहीं सर, तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा होती है उसके सभापति जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 3 की, तो देखते हैं उनमें कौन कौन है। इन दोनों अनुसूची जो हैं 2 और 3, इनमें कुछ डिटेल्स हैं, तो अगर ठीक ठाक परीक्षा आप दे रहे हैं तो थोड़ा डिटेल से एक सवाल पूछ सकता है। तो अनुसूची नंबर जो 3 है उस पर हम फोकस करते हैं, वो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उस पर लिखा हुआ है RPSS, मतलब शपथ लिखी हुई है, ओथ लिखी हुई है, ठीक। तो किस किस की, सबसे पहले सेंटर की बात कर लेते हैं, केंद्र की। तो संघ के मंत्री, संघ मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो उनके जितने भी मंत्री हैं उनके लिए शपथ लिखी हुई है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, कोई व्यक्ति संसद के लिए निर्वाचन होना चाहता है तो पहले वो एक शपथ पढ़ता है। जैसा कि आपको पता होगा बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ते हैं तो वहाँ का एक DM बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, इस तरीके से जब वो कुछ पढ़ रहे हैं वो शपथ ही थी। उसके अलावा संसद के सदस्य, अब आप संसद के सदस्य बन गए हो तो संसद के सदस्यों के बतौर आपको शपथ लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो यहाँ तक रही केंद्र की बात। हालांकि कैग इज ऑल्सो, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो रही कैग की बात, ये बात हो गई। उसके अलावा राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, यहाँ बात संसद की हो रही है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार से राज्य विधानसभा मंडलों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी मैं विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहा हूँ, के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी राज्य मंत्री की बात हो रही है। राज्यों के अंदर जो मंत्री होंगे उनकी बात हो रही है। अगर किसी को पता है कि भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, और अगर मुझे लगेगा आपने सही आंसर दिया है तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। और राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य पहले आप निर्वाचन के लिए ले रहे हो, निर्वाचित हो गए तो विधानसभा और विधान परिषद जिसके आप सदस्य बने हो उसमें आपको शपथ लेनी होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात की गई है, यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात की गई है। कौन कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्टिकल अनुसूची नंबर 2 और 3 में कॉमन है, कैग कॉमन है और ये कॉमन है। ये 3 चीज़ कॉमन निकल करके आती हैं, आप लोग याद रखेंगे। अनुसूची नंबर 4 और अनुसूची नंबर 5 ये किस चीज़ की बात कर रही है। सबसे पहले अनुसूची नंबर 4 को अगर हम समझें तो अनुसूची नंबर 4 एक सिंपल बात करती है, छोटी अनुसूची है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी चीज़ का निपटारा करना हो, बंटवारा करना हो तो 4-6 आदमी बुला लीजिए या इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपना निर्णय ले लेते हैं, चाहे घर के हो या बाहर के। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बंटवारा हो तो 4 व्यक्ति, मतलब 4 से मैं बात कर रहा हूँ अनुसूची से। देखिए यहाँ बंटवारे की ही बात की गई है, वास्तविकता तो ये है। अब किस चीज़ का बंटवारा हो रहा है यहाँ, तो बंटवारा हो रहा है राज्यसभा की सीटों का। कौन कर रहे हैं बंटवारा, तो आपस में राज्यों के बीच में होना है, यानी किस राज्य में कितनी सीट राज्यसभा की होंगी, इस चीज का जो बंटवारा है वह लिखा हुआ है अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 4 इतने में ही समाप्त हो जाती है। अनुसूची नंबर जो 5 है वह बात करती है जनजातियों से, और अनुसूची नंबर जो 6 है वह भी बात करती है जनजातियों से ही। तो दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से बात करते हैं, चलिए देखते हैं इस चीज को भी। अनुसूची नंबर 5 बात कर रही है कि जितने भी जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्र हैं
इनमें प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई है। जितने भी या तो शेड्यूल्ड एरिया हैं, अनुसूचित हैं, व जनजातीय एरिया हैं जिनको घोषित किया गया है, इनके प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है। कैसे इनका प्रशासन चलेगा और कैसे, इस पर भी जब हम राज्यों को पढ़ेंगे तो एक बार मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा कि राज्यों को किस किस प्रकार की रेमेडीज दे रखी हैं, किस किस तरीके से राज्यों को चलाया जाता है। विशेष राज्य वाला, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अगर हम सेंटर में आते हैं, पावर में आते हैं 2024 में, तो हम बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो कौन से विशेष राज्य होते हैं? एक तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर था, एक अनुच्छेद 371 के तहत भी कुछ स्पेशल स्टेट होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, तो उसको तभी हम देखेंगे। फिलहाल आप इतना ही देखिए कि अनुसूची और जनजातीय जो राज्य हैं उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है, और जो अगली अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है ATM²। आप इस शब्द को याद रखेंगे, ATM² को। इसका मतलब है A से असम, T से त्रिपुरा, और जो 2 M है इससे मेघालय, मिजोरम। 4 राज्यों के जो जिले हैं जिनको स्वशासी जिला घोषित किया हुआ है, या आप ये मानिए कि इन 4 राज्यों के अनुसूचित व जनजातीय प्रशासन नियंत्रण की इसमें बात की गई है। इसको भी हम किसी और क्लास में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, किसी और चीज में घुस जाना अभी वो ठीक नहीं है। तो 4 राज्यों की बात की गई है, ATM² याद रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। M से मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर पर आप ध्यान नहीं देंगे। चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं, ठीक है। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची यहाँ पर समाप्त हो जाती है। 7वीं अनुसूची किस बारे में बात कर रही है, इसको भी देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची बात कर रही है विषयों की। किस चीज के विषय? भारतीय संविधान में सत्ता का विभाजन, शक्ति का विभाजन, इसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है। तो शक्तियों के विभाजन की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग कुछ वैसा ही है जैसा भारत शासन अधिनियम 1935 में था। यानी अगर एक है संघ के विषय, एक है राज्यों के विषय, और एक है समवर्ती सूची के विषय, यानी 3 सूचियां मिल रही हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे, अब इसमें 100 विषय हैं। अगर हम बात करें राज्यों की तो इसमें पहले 66 विषय हुआ करते थे, 66, अब इसमें 61 है, यानी 61। अगर हम बात करें समवर्ती सूची की तो इसमें पहले 47 विषय हुआ करते थे, अब इसमें 52 विषय हैं, 52। घटोतरी की थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, संघ सूची में विषय 3 बढ़ गए हैं, राज्य सूची की बात करें तो 5 विषय कम हो गए हैं, और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें भी 5 विषय बढ़ गए हैं। ठीक, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इन सारे विषयों को याद करिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके पास में जो भी किताब उपलब्ध है उससे एक दो बार नजरों के सामने से जरूर निकाल दें कि भाई कौन कौन से विषय हैं जिनकी बात इसमें की गई है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरी बात, कोई विषय अगर करंट अफेयर में चर्चा में आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार उस विषय को एक बार देख लें कि भाई किस अनुसूची में है, ठीक, या किस सूची में है वो, इस चीज के देखने की जिम्मेदारी आपकी है। अनुसूची नंबर 8 की बात हम करते हैं। अनुसूची नंबर जो 8 है वह बात करती है भाषाओं की। भाषाओं की मैं बात करूं तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, भाषाओं की बात कर रही है। तो जब संविधान बना था तो उस वक्त में 14 भाषाएं भारत की अनुसूची नंबर 8 में दर्ज की गई थी। वर्तमान में इनकी संख्या है 22। ठीक, 14 से 22 हो गए हैं। ठीक, 8 अनुसूचियां इसमें बढ़ा दी गई हैं, 8 भाषाएं बढ़ा दी गई हैं इस अनुसूची में, माफी चाहता हूं। तो आप लोग इस वर्ड को याद रखेंगे। अच्छा, आप इसमें एक चीज और पढ़ सकते हैं अलग से, जो भाषाएं बढ़ाई गई हैं और किस किस साल में बढ़ाई गई हैं, उनको अगर आप चाहें तो लिख सकते हो अलग से। ठीक, बाकी हम अब उन अनुसूचियों पर बात करते हैं जिनको बाद में बढ़ाया गया है। तो कौन सी अनुसूचियां हैं? वो अनुसूची 9, 10, 11, 12। चलिए सबको देख लेते हैं एक बार। D
DPSP यानी राज्य के नीति एवं निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक, ये लिखा हुआ है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसके बाद तक इन दोनों की लड़ाई हमेशा होती रही। कैसे? ये बात करता है संपत्ति का संकेंद्रण रोकना है, गरीबी को समाप्त करना है, यानी कल्याणकारी राज्य कैसा होगा उसकी बात इसमें कही गई है। कल्याणकारी राज्य को कैसा बनना है, ठीक, और मतलब एक तरीके से इंडिकेशंस हैं, एक तरीके से निर्देश दिए गए हैं राज्यों को इसमें कि आपको वैसा बनना है, गरीबों का भला करना है, संपत्ति इकट्ठी ना होने पाए किसी में, संवितरण करना है उसका सभी में, ठीक, विकास पर बात करनी है, सब लोगों का अधिकार ठीक ठाक रहे, इस पर आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट बात करता है व्यक्तिगत अधिकारों की, ये सामूहिक हित की बात करता है, ये व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। इसमें एक तो आर्टिकल 19 में जिक्र था संपत्ति के अधिकार का, एक अनुच्छेद 31 था जो संपत्ति के अधिकार की बात करता था। अब जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत बड़ी जो संपत्ति थी उस पर कब्जा चंद लोगों का था, रजवाड़ों का था, जमींदारों का था। अब डीपीएसपी क्या बोल रहे हैं जी? संवितरण करना है, संपत्ति का भी, संसाधनों का भी, गरीबी दूर करनी है, इस तरीके की बातें हैं। तो जैसे ही आप विकास करने की बात करोगे आपको जमीन चाहिए, संसाधन चाहिए, संसाधन हैं इन अनुच्छेदों के तहत एक फंडामेंटल राइट है। जिनकी भी ज़मीन है, सरकार ने जैसे ही इनकी ज़मीनें सरकारी संपत्ति घोषित की वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भैया हमारे पास आ जाइए, हम आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करेंगे। तो ये जो जमींदार थे, ये जो रजवाड़े थे, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और कोर्ट ने कहा भाई आप किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते, संविधान में इसकी मनाही है। तो सरकार के बनाए हुए कानून जो है रद्द कर दिए गए। जब इस चीज़ को देखा गया तो सरकार और कोर्ट में एक बात फाइनल हुई कि भैया एक बात बताइए, विकास कैसे होगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कहाँ से संसाधनों का संवितरण करें? तो एक नई अनुसूची का जन्म हुआ, उसका नाम था 9वीं अनुसूची, और उसमें यह कहा गया कि आप अगर संपत्ति से संबंधित कोई ऐसा कानून बनाते हो तो उसे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। अगर आप ऐसे कानून को इस अनुसूची में डाल देंगे तो हम उस कानून को रद्द नहीं करेंगे, ठीक। तो यही हुआ, 9वीं अनुसूची में कानून बना कर डाले गए, संपत्ति को लिया गया और गरीबों में, कमजोरों में बांटा गया। ये काम चलता रहा। इसमें भी कई मोड़ उतार चढ़ाव आते हैं, फिलहाल आज उसकी बात नहीं। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि 9वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो ये जमीनों के मामले से संबंधित है, ठीक है, जमीनों के मामले से, यानी भूमि के मामले से, या भूमि आप वर्ड यूज कर सकते हो, भूमि के मामले से संबंधित ये है। और अन्य भी लिख सकते हो, इसमें एक दो बातें, कुछ बातें अन्य भी थी इसमें। अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक मामला था 24 अप्रैल 1973 को उसका फैसला आया था, वर्डिक्ट आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद किसी भी हिस्से में संविधान के में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। अब ये मूल ढांचा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो नहीं बताया, लेकिन समय समय पर वो लोग बताते रहे। फिलहाल की मैं बात करूं, फिलहाल कुछ ये जो 10% जो EWS वाला रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पर इसी बात पर बहस हो रही है कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या नहीं। इस चीज़ के बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी करंट अफेयर में संविधान से संबंधित जो भी मामले रहते हैं भाई, उन पर आप लोग पैनी नज़र बना के रखिए, सवाल पूछा जाता है वहाँ से। तो इस मामले में बाद में ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार आई, इमरजेंसी लगी, बहुत सारे कानूनों को बना के इसमें डालते गए कि कोर्ट हाथ नहीं लगाएगा, जो कि गलत ही था एक तरीके से। बाद में कोर्ट ने कहा कि 2007 में कहा था आई थिंक कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी जो कानून इस अनुसूची में डाले गए हैं उन पर कोर्ट समीक्षा कर सकता है, ठीक है। उससे पहले के कानूनों पर हम समीक्षा नहीं करेंगे। अनुसूची नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची नंबर 10 कहती है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ पर बात करती है वो, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून,
पहले क्या था, हमारे जो सांसद और विधायक हैं ये भी तो सुभान अल्लाह है, इनकी भी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कैसे? मान लीजिए दो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए बी, और भी मान लीजिए, फिलहाल ए बी को ले लेते हैं। मान लीजिए 400 सीटें हैं, ये ले आए 220, ये ले आए 180, और अब पता है कि भाई सरकार तो इनकी बन गई, तो इसमें से बहुत सारे विधायक इधर निकल लेते थे कि विपक्ष में रहने से अच्छा है सत्ता पक्ष में रह लें, बहुत फायदे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कि भाई जनता ने जो भरोसा किया वो बी पार्टी पर किया, मान लीजिए जिन लोगों ने वोट किया, ए के खिलाफ में वोट किया, अब यही विधायक के सांसद इधर जाके बैठ गए, तो ये तो गलत बात हुई ना। इसी चीज़ को देखते हुए फिर लाया गया दल बदल विरोधी कानून। ये 52वां संविधान संशोधन है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1985-86 में ये आया है। तो ये आया 1985 में आया है, एग्जैक्ट अगर बात करें 1985 में ये आया है। इसमें यही है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी दल बदल विरोधी कानून पर ही बनाई थी, मैं उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को देख लेंगे, और चाहो तो हम लोग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा दल बदल विरोधी कानून क्या है। बहुत डिटेल से मैंने उसमें बताने का काम किया है। चलिए आगे देखते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए मैं यहां बता देता हूं। 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियां हैं वो लगभग एक जैसे विषयों से संबंधित है। भारत में गांधी जी मानते थे कि गांव ग्राम स्वराज जैसी चीजें होनी चाहिए। संविधान में मूलतः इसको उस समय तो लागू नहीं किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर नामक जिले में गांधी जी का जन्मदिन के दिन ही इसको प्रारंभ किया गया। वहाँ ये ठीक ठाक रहा, तो उसके बाद में दक्षिण में भी राज्यों में शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे तमाम राज्यों में इस चीज़ को प्रारंभ कर दिया गया अलग अलग रूपरेखा के माध्यम से। फिर लगा कि केंद्रीय स्तर से इस चीज़ को लागू करना चाहिए, तो केंद्रीय स्तर से इस चीज़ को लागू किया गया। उस समय ये बात है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से। संविधान में 2 संशोधन किए गए, 1992 की ये बात है, 92 की, ठीक, और 93 में जाकर ही लागू हुए थे। तो 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए संविधान में। इनके माध्यम से जो पहला वाला था, ये वाला जो है 73वां, इससे शुरू किया गया ग्रामीण स्तर पे, और ये जो शुरू किया गया ये नगर स्तर पे किया गया, नगर पालिका के स्तर पर किया गया, ठीक। ग्राम स्तर की बात करूं, ग्राम पंचायत की मैं अगर बात करूं, सीधा सीधा अगर इसको कहें तो इसमें विषय दिए गए हैं 29, यानी 29 विषय पर ये लोग काम कर सकते हैं। नगर पालिकाओं की बात करूं तो इसमें विषय दिए गए 18 विषयों पर ये लोग काम कर सकते हैं। इसको भी मैं कहूँगा भाई एक बार एंटिटी चेक कर लेना कौन कौन से विषय हैं, एक आइडिया कम से कम रहे, रटना नहीं है लेकिन आइडिया तो कम से कम रहे। और ये 2, अच्छा आपने देखा होगा ग्राम में क्या होता है, ग्राम में प्रधान होता है, बीडीसी होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इसको ग्रामीण स्तर में सब शामिल किया जाता है। नगर पालिका, नगर चेयरमैन और मेयर जो होते हैं वो 12वीं अनुसूची के संबंध हैं। तो इस तरीके से आपकी जो अनुसूचियों का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। एक बार हम जो है सारी अनुसूचियों को रिकॉल कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची मैंने बताया था, पहली, दूसरी, तीसरी आरपीएस के नाम से याद रखेंगे, यानी राज्यों के नाम उसके क्षेत्र। पी यानी दूसरी अनुसूची परिलब्धियों भत्तों पर बात की गई है। अनुसूची नंबर 3 बात की गई है शपथ प्रतिज्ञान पर, ठीक। अनुसूची नंबर 4 बात करती है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच में। अनुसूची नंबर 5 बात करती है जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। अनुसूची नंबर 6 बात कर रही है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में, मेघालय मिजोरम के संबंध में। अनुसूची नंबर 7 बात कर रही है विषयों की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर 8 बात कर रही है भाषाओं पर। 9 बात कर रही है भूमि एवं अन्य क्षेत्रों पर। 10 बात कर रही है दल बदल विरोधी कानून पर। 11 और 12 तृतीय स्तर की सरकार पर चर्चा करती हैं, यानी 11वीं बात की गई है ग्राम पंचायतों पर और 12वीं बात करी गई है नगर पालिकाओं पर, जिसके अंदर 28, 29 और 18 विषय हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक अनुसूचियां। अगला टॉपिक होने वाला है स्रोत।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप लोग क्वेश्चन बैंक से सवाल जरूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच।